आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। और में सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का है। इसको समझने के लिए आपको इसकी ट्रांजिशन स्टेट को समझना पड़ेगा। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें आपके पास मैंने यहाँ कीटोन एक लिया है और इस कीटोन के ऊपर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। अब अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट को देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बनाइन बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। बाकी फर्दर आप इसके रिएक्शन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से आगे इसकी फर्दर प्रोटोनेशन होगी और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमारा कंसेप्ट यहाँ कार्बनाइन पे है कि कार्बनाइन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो इट्स मीन कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं वो इसको स्टेबल कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा करते हैं। अगर इन आर ग्रुप्स की जगह मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स को लगाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा करके इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेंगे जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बरक्स अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इन्हेंस करेंगे बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर हम आर की जगह पे लगाएंगे तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मज़ीद इन्हेंस करके इसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। ये अब आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स का क्या रोल होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 दिया गया। अब जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इसके बरक्स जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अब आपके पास जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा बाय विड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमारे पास सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। देन अगर हम इन दोनों में से जो है वो देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनमें से जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन सेकंड वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। इस वजह से जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा ये ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम सेकंड हेडिंग पे चलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम लॉस। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। आपके पास जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे कि हमें 2 डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव जगहों पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें नोट करेंगे कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन जो है वो पाई जा सकती है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो इट्स मीन कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद है। और नेक्स्ट जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें भी आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन सिस्टम पाया जाएगा। इसमें ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके अंदर कॉन्जुगेशन जो है वो मौजूद है। लेकिन जो थर्ड वाला है इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है। इट्स मीन कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के ऊपर करवाते हैं
तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब आप यहाँ पे ये नोट करेंगे कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया है, अब इसके अंदर कॉन्जुगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया है। देयर इज़ ए लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम। अब आपके पास ये डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि पहले स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद थी, देन न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हमारे पास कंजुगेशन सिस्टम लॉस हुआ है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। अब यहाँ जब इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अगर हम देखते हैं कि अब इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, अगर ये बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास लॉस हो रहा है कॉन्जुगेशन का या फिर शिफ्टिंग का। अब हम मज़ीद शिफ्टिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर भी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले में हम बात करते हैं कि इसमें ऑलरेडी ही कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं था और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी का लॉस नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर होगा इसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन। थर्ड फैक्टर है हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस। इसको हम दो तरह से बयान करेंगे। पहला तो ये है कि हमारे पास अगर एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो सेकंड वाला ग्रुप है उसमें दोनों मिथाइल लगे हुए हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो मिथाइल हैं लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल और इथाइल है, यानी इथाइल जो है वो ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, जो कि ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो पैदा करेगा फॉर न्यूक्लियोफाइल। इसको एक और तरह से भी हम बयान कर सकते हैं। हम इसकी अगर ट्रांजिशन स्टेट को देखते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो sp3 हिब्रिडाइजेशन मौजूद होगी जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से पहले अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, तो इसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होगा। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन मौजूद होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 हो गया है। मतलब पहले 120 था और 120 से 109.5 है, यानी कि बॉन्ड एंगल कम हो गया, यानी कि दोनों जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो और ज़्यादा करीब आ गए, यानी दोनों बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो और ज़्यादा करीब आ गए, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन पैदा होगी और ज़्यादा रिपल्शन पैदा होने की वजह से इनमें इंस्टेबिलिटी आएगी, जो कि इसके रेट को कम कर देगी। इसी तरह सेकंड वाले में भी हमारे पास sp2 हिब्रिडाइजेशन ही इसमें पाई जाएगी और 120 बॉन्ड एंगल ही होगा इनके दरमियान। लेकिन जब हम ट्रांजिशन स्टेट को ड्रा करेंगे तो तब हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, यानी इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कम हुआ। इनके दरमियान भी रिपल्शन पाई जाएगी, लेकिन ये इतने बल्कि ग्रुप्स नहीं हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन थोड़ी कम होगी। तो एज़ कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड वाले का रेट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया है, एक कार्बोनाइल कार्बन जिसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं थायोसल्फेट, और यहाँ पे हम लोग सायानाइड को एज ए न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या होगी? इसकी रीज़न ये होगी
कि हमारे पास जो सायानाइड है इसका साइज़ कम है एज़ कम्पेयर टू थायोसल्फेट के, जिसकी वजह से ये इजीली अप्रोच करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे और वहाँ इजीली अटैक कर सकता है। लेकिन जो थायोसल्फेट है उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली अप्रोच नहीं कर सकता कार्बोनाइल कार्बन को।